अगले ही पल एक बड़ा सा लंबी कद काठी वाला भूत जैसा दिखने वाला उनके सामने खड़ा था। उसके बड़े बड़े दांत उसके मुंह से बाहर आ रहे थे और उन दांतों की वजह से उसका चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। पिताजी पहले तो थोड़ा डरे, फिर उन्होंने पूछा, हे महामानव, आप कौन हो? उस विशालकाय भूत ने भी प्रत्युत्तर में भी यही पूछा, हे साधारण मनुष्य, तू कौन है? पिताजी ने कहा, पहले मैंने पूछा है कि तू कौन है, इसलिए जवाब तुझे ही पहले देना होगा। तब भूत ने कहा, मैं प्रेत हूं। मेरी मौत असामयिक हो गई थी, जिस वजह से मैं अपना काल चक्र पूरा कर रहा हूं। तब पिताजी ने कहा, भाई तुम भूत हो तो मैं क्या करूं, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो। भूत बोला, क्यों जाने दो? यदि तुझे यहां से जाना है तो पहले मुझसे लड़ाई कर। पिताजी बोले, देख अभी बात को समझ, मुझे नहीं करनी लड़ाई बड़ाई तुझसे। तू अभी मुझे जाने दो, मुझे दूसरे गांव में जाना है, उधर से लौटूंगा तब लड़ना। भूत ने कहा, देख तेरे को आज छोड़ रहा हूं, मगर मैं तेरी वापसी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले तक इंतजार करूंगा। इस दिलासे के साथ वो प्रेत उस पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और उनकी वापसी की राह देखने लगा। वहां उस मुसीबत से पीछा हटाने के बाद अभी कुछ क्षण ही हुए थे कि वो उस सपाट मैदान पर जा पहुंचे जहां बीचों बीच एक बहुत बड़ी और गहरी नदी बह रही थी। नदी के उस तरफ से ही दोनों रास्ते जा रहे थे। अभी वो उस नदी को पार करने की युक्ति सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उस वक्त पिताजी ने देखा कि ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ा पहने हुआ और घोड़ी पर बैठा हुआ कोई बाबा उनके समक्ष कहीं से आ गया। पिताजी ने अपने दोनों हाथों से प्रणाम किया और बोले, हे बाबा, जहां तक मेरी जानकारी आप हठी योगी बाबा ही हैं। यदि आज समय पर नहीं आते तो न जाने क्या होता। बाबा ने कहा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? तब पिताजी ने जवाब दिया, बाबा, आपके बारे में अपने पिता से सुना था। मैं पास के गांव कटा पत्थर में ही रहता हूं। मेरा पुत्र संदीप कल दोपहर के बाद इधर मेरे ससुराल में अपनी नानी का हाल जानने आया था, परंतु अभी तक घर नहीं पहुंच पाने की वजह से मैं उसे वापस लेने अपने ससुराल ही जा रहा हूं। ये सुनते ही बाबा क्रोधित हुए और बोले, रे मूर्ख, तुझे पता नहीं क्या कि सूर्यास्त के बाद यहां नदी के पास आना किसी खतरे से खाली नहीं है। यहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट कर गया। यह नदी सूर्यास्त के बाद और भी खौफनाक हो जाती है। यह एक श्रापित नदी है। ये सुनते ही पिताजी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बाबा से विनती की, बाबा, मुझे ये सब नहीं पता, बस मुझे किसी भी तरह से इस नदी को पार करवा दो। उनकी विनती सुनते ही बाबा ने कहा, चल मैं तुझे इस रास्ते की नदी पार करवा के आता हूं। तब वो बाबा पीछे पीछे और मेरे पिता आगे चल दिए। जब वो नदी के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि नदी के पास 4-5 लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। ध्यान से सुनने के बाद उन्हें पता लगता है कि वो बात कर रहे थे कि कोई आ रहा है। उनमें से एक ने कहा, चलो अपने 2 साथी और बन जाएंगे। वो जैसे ही नदी के करीब जाते हैं, उनकी नजर नदी के पास खड़े उन दोनों प्रेत पर पड़ती है, जो कि हूबहू उसी प्रेत की भांति दिख रहे थे जो अभी पीपल के पेड़ के पास ही मिला था। मेरे पिता को देखते ही वो दोनों प्रेत एक एक करके वो सारे नदी में छपाक से कूद गए। पिताजी फिर समझ गए कि सारे भी प्रेत ही थे।
पानी में रहने वाले प्रेतों की सीमा केवल नदी तक ही सीमित होती है। वो किसी भी शख्स को जमीन से खींचकर अंदर नहीं ले जा सकते। जब तक कोई नदी के अंदर प्रवेश नहीं करता, उसका वो बाल भी बांका नहीं कर सकते। यदि कोई इंसान रात्रि के इस पहर में इस नदी में प्रवेश कर जाए तो उस इंसान के पैर खींचकर नदी के तलहटी में ले जाते हैं और उस इंसान के मुंह में रेत से पेट भर देते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। इन प्रेतों की इसी हरकतों की वजह से इनका नाम बुडांग और डुबांग पड़ा हुआ है। ऐसे भूत बस पानी में डुबोकर मार सकते हैं। वो सब बाबा के डर के मारे भाग गए थे। तब बाबा ने कहा, इस टाइम नदी बहुत चढ़ी हुई है, तुम ऐसा करो कि अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करो। पिताजी ने जैसे ही आंखें बंद की और अगले पल खोली तो देखकर चकित रह जाते हैं कि वो नदी के उस पार खड़े हुए हैं और ना ही उनके पैर गीले हैं और ना ही उनके कोई वस्त्र। तब बाबा ने कहा, तुम अब जाओ, मेरे जाने का टाइम हो गया है। तब बाबा ने जैसे ही ये कहा वो अंदर ध्यान हो गए और पिताजी गांव की तरफ चल पड़े। अभी अपनी गांव की सीमा पर पहुंचने ही वाले थे कि सूर्य की अनुपम लाली अपनी छटा बिखेरने की तैयारी करने लगी थी। चिड़ियों की ची ची की ध्वनि उनके कानों में मिश्री घोलने लगी थी। उन्हें एहसास हुआ कि अब भोर बस होने ही वाला है। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां सभी लोग धीरे धीरे जाग ही रहे थे। वहां पर मल्लाह भी बैठा था जो नाव से नदी पार करवाता था। तब उसने देखा कि मेरे पिताजी के ना तो पैर गीले हैं ना कपड़े, और इतनी गहरी और तेज बहाव वाली नदी कैसे पार की। तब उसने पूछा, ताऊ तुम इतनी दूर से रात में तो आ गए, पर मैंने तो अभी नाव भी नहीं डाली, तुमने नदी कैसे पार की। उसकी बात सुनकर पिताजी ने सब हाल कह सुनाया। उसने सुनकर दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि जो उन्होंने बात बताई किसी को भी यकीन दिलाने के लिए काफी था। उस शख्स ने भाग भाग कर पूरे गांव में सबको ये बात बता दी। जल्द ही ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई कि प्रधान जी ने बिना भीगे नदी पार कर ली। उनसे मिलने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि लोग उन्हें देखने के लिए ऐसे लालायित हो रहे हैं जैसे मानो दुनिया का 8वां अजूबा हो। सिलसिला यही नहीं थमा। देखते ही देखते आसपास के गांव से भी लोगों का जमावड़ा लगने लगा। उन्होंने आसपास सभी लोगों से अपने बेटे संदीप की जानकारी ली तो सभी एकमत थे और एक ही सुर में यही कहा कि वैद्य जी को छोड़ने के बाद वो तुरंत ही वापस हो गया था। अब लोगों की भीड़ और बात को बढ़ता हुआ देख वो आनन फानन में वापस अपने घर लौट आए। काफी दिनों तक वो उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं लगा। आसपास गांव में लगभग सभी जगह मुनादी करवाई, लेकिन आज तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। समाज में कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि वो उस नदी में डूब गया, नहीं तो रात को भटक कर वो जौनसार के तिलस्मी नगर में चला गया। पिताजी ने गांव के प्रसिद्ध ओझा गंगूराम को काले मुर्गे का चढ़ावा देकर पता करवाया कि संदीप जीवित है या नहीं। तो उस ओझे ने बस इतना ही बताया कि वो हमारे गांव के दक्षिण दिशा में किसी गांव में है और वो जीवित है। हमारे गांव के दक्षिण दिशा में तो बस वही
जौनसार का इलाका आता है जहां कोई दिन में भी जाने की हिमाकत नहीं करता। ना तो उस तरफ के लोग इधर आते हैं, ना ही उस तरफ के लोग उधर जाते हैं। आज 7 साल बाद अचानक भौगोलिक बदलाव की वजह से अब उस नदी की धारा का अधिकांश भाग जौनसार में आता है और उसका नाम मात्र एक छोटा हिस्सा ही वहां एक फुटबॉल के मैदान जितने बड़े हिस्से में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के ऊपर गिरता है। कहा जाता है कि जब भौगोलिक परिवर्तन होकर नदी का मार्ग बदलकर जौनसार के हिस्से में गया तो यहां वरदान स्वरूप एक बहुत बड़ा मैदान प्राप्त हुआ और साथ ही साथ ये शिवलिंग भी, जिसे महाभारत काल का बताया जाता है। मुझे इस तरह निर्भीक और दबंग होने की मुख्य वजह यह है कि भैया के जाने के बाद मैं अपने पिता को कभी यह एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि उनकी बेटी अन्य लड़कियों की तरह कमजोर या बेबस है। सच कहूं तो उन्हें अपने बेटे का खोने का मलाल तो है, लेकिन इस बात से भी फक्र महसूस करते हैं कि उन्हें बेटी के रूप में दूसरा बेटा मिला है जो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम चलती है। देखो, जब मैंने तुम्हें अपना मान ही लिया है तो मैं चाहती हूं कि हमारे बीच कोई राज ना रहे, इसलिए मैंने अपनी सारी व्यथा दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दी। मैं ये भी चाहती हूं कि मेरे बड़े भाई की खोजने में तुम मेरी मदद करो। पता नहीं क्यों मुझे आज भी उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं जीवित अवश्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन वापस जरूर आएगा और वो दिन मेरे लिए सबसे सुनहरा दिन होगा। ये कहते नेहा के आंखों से आंसू छलक उठे और अपनी टपटपाती आंखों को दूसरी तरफ करने लगी। ये देखते ही कनक ने नेहा को ठुड्डी से पकड़कर घुमाया और बोला, देखो नेहा, जो भी हमारे बीच हुआ उसमें खुदा की मर्जी शामिल थी। आज से हमारा रिश्ता नई बुलंदियों को छुएगा। तुम्हारा हर दुख मेरा और मेरा सब सुख तुम्हारा है। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा शीश कभी झुकने नहीं दूंगा। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। कनक की ये बात सुनते ही नेहा उससे लिपट पड़ी। इस बार इतनी जोर से लिपटी थी मानो जैसे अब जो भी हो कनक को अपना बना चुकी थी दिल ही दिल में। नेहा के नर्म कोमल स्पर्श से उसके जिस्म में बिजली सी कौंध जाती है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को आंखों में नजर से नजर मिलाकर बेबाकी से देखे जा रहे थे। दोनों अब इतने करीब आ गए थे कि दोनों एक दूसरे के जिस्म की गर्मी को भली भांति महसूस कर रहे थे। कनक ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और अपने गर्म होंठ नेहा के कोमल नर्म होंठों पर रख दिए। अब उन दोनों को प्रेम की प्रामाणिकता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस चुंबन ने मोहब्बत पर मोहर की भांति कार्य किया। दोनों की गर्म गर्म सांसें एक दूसरे में घुल रही थी। दोनों एक दूसरे की धड़कन की गति महसूस कर रहे थे। कहने को दो जिस्म थे लेकिन अब एक जान बन चुके थे। तभी अचानक से सीढ़ियों पर दस्तक होती है और एक आवाज आती है, ओए होए, हनीमून की यदि जल्दी हो रही है तो बोलो, आज ही सगाई की जगह शादी ही करवा दें। सगाई फिर कभी होती रहेगी। ये कहकर कनक की भाभी हंस पड़ी। दोनों हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और विपरीत दिशा में मुंह फेर लेते हैं जैसे इन दोनों का कोई वास्ता नहीं। खैर, अब तो चोरी पकड़ी गई महाराज, बोलो फिर क्या करना है। आराधना की ये बात सुनते ही नेहा शर्माते हुए छत से नीचे चली गई। कनक और आराधना में थोड़ी देर वही बात होती है। शाम 6 बजे तक सगाई का कार्यक्रम करने के पश्चात कनक भी अपने बिष्ट गेस्ट हाउस आ जाता है। दूसरे दिन की अनुष्ठान करने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती है। आज उसे किसी भी तरह की परेशानी या किसी काले साए का आभास भी नहीं होता। तकरीबन 3 बजे के आसपास कनक के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैसेज खोलकर देखता है तो लिखा था,
अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो दूसरे के मामलों में टांग ना अड़ाओ, तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा भला करने के चक्कर में कहीं अपनी जान से हाथ मत धो देना। ये मैसेज पढ़ते ही कनक के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। कनक बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये किसका मैसेज था। उस वक्त कनक अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। उसे इस वक्त उस नंबर पर कॉल करना उचित नहीं लगा। कनक ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर ट्रू कॉलर में वो नंबर चेक किया, लेकिन वो नंबर अनाधिकृत ही बता रहा था। कनक ने लैपटॉप ऑन किया और सोशल वेबसाइट्स और अन्य जगह से उससे संबंधित जानकारी खंगालने में लग गया। अभी वो ये कार्य कर ही रहा था कि खिड़की पर उसने किसी साए को जाते हुए महसूस किया। उसने लैपटॉप को वहीं बेड पर छोड़ दिया और दबे पांव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उस वेबसाइट को बंद करना भूल गया था। वो साया अब भी वहां मौजूद था और जगह बदल चुका था। अब वो बिस्तर पर बैठी हुई थी। असल में वो कनक का ही बिस्तर था जिस पर अब वो काला साया बैठा था। अचानक ही देखते कनक की खिखी बंद गई। फिर उस साय ने लैपटॉप को कनक को दिखाते हुए उसका स्क्रीन 180 डिग्री पर घुमाने लगी। जैसे ही लैपटॉप का स्क्रीन मुड़कर उसकी तरफ हुआ, तब कनक ने उस स्क्रीन में खुद को देखा। वही कपड़ा, वही सब कुछ, और अचानक एक झटके से उसे तोड़ दिया और वहीं बिस्तर पर छोड़कर अचानक अदृश्य हो गई या कहीं उसी अंधेरे में गुमनाम हो गई। कनक ने अपनी दोनों आंखों को भींचकर फौरन अपने सिर को घुमाया और उसे वो उसके बिस्तर पर बैठी नजर आई। वो साया जोर से चीखा और आखिर क्या हो रहा है ये सब? कब उठेगा इस कत्ल के रहस्य से पर्दा? कनक फंस चुका है या मोहिना का रहस्य खुलने वाला है? ये सब कुछ जानिए